आज आपको पाकिस्तान के एक फौजी की कहानी सुनाएंगे। फौजी जो पाकिस्तान के छोटे से कस्बे में पैदा हुआ, आर्मी अकादमी ज्वाइन की और फिर देश की सबसे ताकतवर एजेंसी ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का मुखिया बना। लेकिन उसे प्रधानमंत्री से दोस्ती की कीमत चुकानी पड़ी। ये कीमत इतनी भारी थी कि अब सेना ने ही उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, राजद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा है। पाकिस्तान के बाद आपको ले चलेंगे सीरिया, एक जेल की कहानी सुनाएंगे। जेल जिसका इस्तेमाल सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद पॉलिटिकल प्रिजनर्स को टॉर्चर करने के लिए करते थे। अब विद्रोही गुटों ने कहा है कि जिन जिन लोगों ने इस जेल में आम नागरिकों को टॉर्चर किया है, सबका हिसाब किया जाएगा। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। और सबसे पहले बात पाकिस्तान की करते हैं। Brought to you by Haier and ITEL. शो की शुरुआत में हमने एक फौजी का जिक्र किया था, नाम जनरल फैज हमीद, पहचान पूर्व डायरेक्टर जनरल ISI। 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान की सेना ने फैज को गिरफ्तार किया था। तब से वो जेल में ही बंद हैं। कहा गया कि फैज पर कोर्ट मार्शल चलाया जाएगा, कोर्ट मार्शल किया जाएगा, माने सेना की अदालत में मुकदमा। अब ये बात कंफर्म हो गई है कि कोर्ट मार्शल हो रहा है। खबर यह भी है कि राजद्रोह के मामले में भी केस दर्ज किया गया है। क्या आरोप है फैज पर? मुख्य रूप से 3 आरोप हैं। पहला, किसी खास राजनीतिक हित में काम करना और दंगे भड़काना। दूसरा आरोप, राज्य की सुरक्षा और हितों के लिए आर्मी के अधिनियम का उल्लंघन करना। और तीसरा मामला जो करप्शन से जुड़ा हुआ है। इनमें सबसे ज्यादा इसी मामले की चर्चा है जो नवंबर 2023 में चर्चा में आया था। तब मोइज खान के नाम के एक बिल्डर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी। मोइज खान टॉप सिटी नाम की हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं। ये महंगे और आलीशान घर बेचती है ये कंपनी। मोइज ने आरोप लगाया कि मार्च 2017 में फैज हमीद के आदेश पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने उनके घर पर रेड मारी थी। वहां से महंगे आभूषण और कैश जब्त करके ले गए थे। आभूषण में 400 तोला सोना और 4 करोड़ पाकिस्तानी रुपए थे। ऐसे आरोप ये भी लगे हैं कि फैज हमीद ने ये सोना और पैसा हड़प कर लिया था। जब ये मामला हाईलाइट हुआ तो फैज हमीद के भाई सरदार नजफ ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने के लिए संपर्क किया। सरदार नजफ भी पाकिस्तानी सेना में अफसर रहा है, लेकिन मध्यस्थता से भी हल नहीं निकला। बहरहाल मोइज खान की याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को जांच करने का आदेश दिया है। अप्रैल 2024 में पाक फौज ने हाई लेवल कमेटी बनाई थी। 12 अगस्त 2024 को फैज हमीद को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा दूसरा बड़ा आरोप फैज हमीद पर राजनीतिक हित में काम करने का है। इस पर कोई डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन सबको पता है कि यहां इशारा इमरान खान की तरफ है। फैज पर इमरान की तरफ से बैटिंग करने के आरोप है, यानी उन्होंने सेना से जुड़े फैसले इमरान के कहने पे लिए। इसके अलावा 9 मई की घटना के लिए भी फैज हमीद को जिम्मेदार बताया जाता है। जानकार कहते हैं कि सारी समस्या की जड़ 9 मई वाली घटना ही है। इस वजह से फैज हमीद पर कोर्ट मार्शल होगा। क्या हुआ था ऐसा 9 मई को? 9 मई 2023 इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देश भर में प्रोटेस्ट हुए थे। वो गिरफ्तारी करप्शन से जुड़े एक मामले में हुई थी। गिरफ्तारी के बाद देश भर में प्रोटेस्ट हिंसक हुए। आर्मी से जुड़े कई इमारतों और दफ्तरों में हमले हुए, खूब तोड़फोड़ हुई। इसमें PTI के कुछ कार्यकर्ता भी मारे गए थे। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी ISPR, ये पाकिस्तानी सेना की मीडिया से संबंधित एक शाखा है। उसने इस मामले में प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। उसमें भी इस मामले का जिक्र मिलता है, लेकिन उसमें कहा गया है कि 9 मई वाले मामले की अलग से जांच करवाई जा रही। हालांकि पाकिस्तान सरकार मंत्रियों और अधिकारियों के बयान से लगता है कि फैज हमीद पर सिर्फ इसी वजह से इस तरह का एक्शन लिया जाता है। पाकिस्तान सरकार के 2 बड़े नेताओं के बयान पर गौर कीजिए। पहले है पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री राणा रनाउल्लाह।
फिलहाल प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के स्पेशल असिस्टेंट बने हुए हैं। शरीफ की ही पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन से आते हैं। वो एक टीवी चैनल पे उन्होंने कहा कि फैज हमीद 9 मई वाली घटना के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। दूसरा बयान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा हाफिज का है। उन्होंने भी फैज हमीद को 9 मई वाली घटना के लिए जिम्मेदार बताया और कहा है कि आने वाले दिनों में शायद हम देखें कि इमरान खान और फैज हमीद पर साथ साथ कोर्ट मार्शल हो। यह तो हुआ हालिया घटनाक्रम। अब थोड़ा अतीत की घटनाओं पर नजर डाल लेते हैं। जानते हैं कि इमरान और फैज की दोस्ती की चर्चा क्यों होती आई है। ये इसलिए बता रहे हैं ताकि अभी की पिक्चर और क्लियर हो जाए, पर उसके लिए आईएसआई की बेसिक बातें जान लीजिए। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे खास खुफिया एजेंसी है। इसका बजट क्लासिफाइड है। इसके बारे में पब्लिक डोमेन में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। माना जाता है कि एजेंसी पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर 10,000 से अधिक एजेंट्स को कार्यान्वित करती है। आईएसआई की जवाबदेही सेना के प्रति है, सिविलियन सरकार के प्रति नहीं। इस वजह से यह अक्सर बेलगाम घोड़े की तरह काम करती है। 2008 में तत्कालीन पाक पीएम यूसुफ रजा गिलानी ने आईएसआई को गृह मंत्रालय के अंदर लाने की कोशिश की थी, यानी रक्षा मंत्रालय से गृह मंत्रालय में, मगर सेना ने इसका विरोध किया। कुछ घंटों के अंदर ही गिलानी को अपना फैसला बदलना पड़ा था। आईएसआई का डायरेक्टर जनरल आर्मी का कोई 3 स्टार जनरल होता है। उसकी नियुक्ति आर्मी चीफ करते हैं। परंपरा यह रही कि आर्मी चीफ 3 नाम प्रधानमंत्री के पास भेजते हैं। प्रधानमंत्री उनमें से अपनी पसंद के एक व्यक्ति को चुनते हैं। यह प्रथा चली आ रही है, लेकिन माना जाता है कि प्रधानमंत्री हमेशा आर्मी चीफ की ही पसंद वाले नाम पर हामी भर देते हैं। उनके पास बहस की गुंजाइश नहीं होती है। मगर इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए इस प्रथा को चुनौती देने की कोशिश की, जिसके चलते उनका फौज से झगड़ा हुआ था। अंत में इमरान को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। कैसे? दरअसल अगस्त 2018 में इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। उस समय आसिम मुनीर आईएसआई के मुखिया हुआ करते थे, जो अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। इमरान को प्रधानमंत्री बनवाने में फौज ने अहम भूमिका निभाई थी। बहरहाल 2019 में आईएसआई चीफ के तौर पर मुनीर का कार्यकाल खत्म हो गया। तब फैज हमीद को आईएसआई की कमान दी गई। इमरान और फैज हमीद के बीच अच्छा तालमेल था। इमरान इस दोस्ती का इस्तेमाल कथित तौर पर अपने विरोधियों पर नियंत्रण रखने के लिए कर रहे थे। वो पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच पुल का भी काम कर रहे थे। जब अगस्त 2021 में अमेरिका की फौज ने अफगानिस्तान छोड़ा, तब इमरान ने तालिबान की खूब तारीफ की थी। कहा था कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं। इससे कुछ दिनों बाद ही फैज हमीद काबुल गए तालिबान के नेताओं से मिलने। इमरान ने उन्हें पाकिस्तान सरकार का प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। इससे हमीद की करीबी का अंदाजा मिल रहा था। फिर आया अक्टूबर 2021, नए आईएसआई चीफ की नियुक्ति का समय आया। चर्चा चली कि हमीद को एक्सटेंशन मिलेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। फौज ने बिना प्रधानमंत्री को बताए नदीम अंजुम को आईएसआई का मुखिया नियुक्त कर दिया। इससे इमरान नाराज हो गए। उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करने से मना कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें फौज की बात माननी पड़ी। कहा जाता है कि यहीं से फौज और इमरान के बीच संबंध खराब होने लगे थे। आखिरकार अप्रैल 2022 में विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। इमरान को कुर्सी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से वो 2 बार अरेस्ट हो चुके हैं। पहली बार मई 2023 में, उस दफा गिरफ्तारी के बाद हिंसा भड़की थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनको छोड़ दिया गया। दूसरी दफा इमरान अगस्त 2023 में अरेस्ट हुए और तब से जेल में बंद हैं। कुछ मामलों में सजा भी मिली, जबकि 100 से अधिक मामले कोर्ट में चल रहे हैं। और फैज हमीद का क्या हुआ? नवंबर 2021 में वो पेशावर कोर के कमांडर बन गए। अगस्त 2022 तक पद पर रहे। फिर उनको बहावलपुर कोर का कमांडर बनाया गया। उसी समय पाकिस्तान में आर्मी चीफ की नियुक्ति पर विचार चल रहा था। लिस्ट में फैज हमीद का भी नाम था, मगर उनको नहीं चुना गया। 29 नवंबर 2022 को आसिम मुनीर ने आर्मी चीफ के तौर पर शपथ ली। उसी रोज फैज हमीद ने इस्तीफा भेज दिया, जबकि उनका कार्यकाल अप्रैल 2023 तक का था। अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। हमने जानकारों से पूछा कि क्या 9 मई की घटना की वजह से फैज हमीद पर कोर्ट मार्शल किया जा रहा है? क्या इसमें कुछ उनका रोल था? सुनते हैं। देखिए, 9 मई की जो घटना थी ना, वो एक सीक्वेंस में आती है। उससे पहले कुछ चीजें होती हैं, उसके बाद कुछ चीजें होती हैं। तो हाँ, वो पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत दर्दनाक घटना थी, क्योंकि उसमें पाकिस्तान आर्मी की इज्जत उतर गई। इमरान खान का रोल जो है वो इस तरह से देखा जाए कि एक सिस्टेमिक रोल है। उन्होंने एक इंस्टीट्यूशनल चेंज किया है पाकिस्तान में। अब तक पाकिस्तान आर्मी की बहुत इज्जत थी पाकिस्तान में। उन्होंने उसका इकबाल जिसे कहते हैं, उसकी इज्जत, उसका इकबाल जो है वो छीन लिया है। यानी कि अब पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो उस इज्जत से नहीं देखती,
और पाकिस्तान फौज को भी एक सियासत का हिस्सा समझती है, उसको अलग या उसके ऊपर नहीं समझती सियासत के। तो इससे बहुत झटका लगा है पाकिस्तान आर्मी को। और आसिम मुनीर जो है, मेरी राय में, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, वो इतने स्किलफुल नहीं है, वो इतने अच्छे सियासतदान नहीं है, वो इस बात को हैंडल नहीं कर पा रहे। आर्मी वाले कभी भी अच्छे पॉलिटिशियन नहीं बन पाते। तो आसिम मुनीर जो है वो इमरान खान से भी एक कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड ले रहे हैं, मतलब उनसे मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो फैज हमीद से भी चिड़े हुए हैं, उनको भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि फैज हमीद ने आर्मी का जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर था, जो लॉयल्टी थी, जो कॉरपोरेट लॉयल्टी जो इसे कहते हैं, उसको डैमेज किया है, उसको नुकसान पहुंचाया है। वो चाहते हैं कि एक सबक सिखाया जाए, इसीलिए इसको पब्लिकली भी किया जा रहा है। अक्सर जब इन लोगों को हटाया जाता है, कोर्ट मार्शल किया जाता है, तो इनका पब्लिकली नहीं किया जाता इस तरह से, आर्मी चीफ, आर्मी ऑफिसर्स का, स्पेशली सीनियर आर्मी ऑफिसर्स का। पर वो कर रहे हैं क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं बाकी पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान की फौज को भी कि किस तरह से डिसिप्लिन, किस तरह से अनुशासन मेंटेन करना चाहिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान और फैज हमीद पर साथ में कोर्ट मार्शल हो सकता है, जैसा हमने पहले बताया। क्या ऐसा वाकई होगा? सुनते हैं। बिल्कुल ऐसे वाकई हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक अजीबोगरीब चीज की है कि उन्होंने कहा है कि हम जो टेररिज्म के अक्यूज्ड हैं उनको हम मिलिट्री कोर्ट मार्शल करेंगे। ये कहीं होता नहीं दुनिया में, ज्यादातर मुल्कों में, बहुत कम जगहों पे होता है। तो हो सकता है वो इस तरह के कुछ टेररिज्म के चार्जेस लाएं इनके खिलाफ, मुझे पता नहीं, तो ये मुमकिन है। पर फिर से ये दर्शाता है कि देखिए इन्होंने इन दोनों शख्सों को मिला दिया है, और ये एक सियासी रंज है इनके बीच में, जिसको ये पूरा करना चाह रहे हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर। क्योंकि अब हालत ये है कि पाकिस्तान सिर्फ एक क्राइसिस दूर है आर्मी को अ, अपने सियासी रोल से, पॉलिटिकल ओहदे से हटाने में। मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ दो एग्जाम्पल के साथ। एक तो है इंडोनेशिया, जहाँ पे सुहार्तो जो थे आर्मी के चीफ थे, और कई 30 साल तक वहां हुकूमत करते रहे। उनको एक एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ 97-98 में, जिसमें पब्लिक सड़कों पे आ गई, क्योंकि हालात इतने बिगड़ गए थे, माली हालात, कि लोगों का खाने पीने के लिए मुश्किल हो रहा था। पब्लिक आई और आर्मी को फौरन हटा दिया। इसी तरह से तुर्की में भी आर्मी का एक खास ओहदा था। आर्मी हमेशा इंटरफेयर करती थी, जो भी इलेक्टेड लीडर होता था। आर्मी अपने आप को सेक्युलरिज्म का सिपाहदान समझती थी और अपने आप को मुहाफिज समझती थी इसका। आर्मी ने कई दफा इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को हटाया, ये कह के कि सेक्युलरिज्म पे आंच आ रही है। पर अर्दोगान के साथ जब इन्होंने ऐसा किया तो लोग सड़कों पे आए और आर्मी को बैक डाउन करना पड़ा, और फिर जिसे कहते हैं आर्मी को बैरक्स में वापस जाना पड़ा। उसके बाद से आर्मी का पॉलिटिकल रोल हट गया। पाकिस्तान में भी जिस तरह से ये कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है, उसकी वजह से माली हालात बिगड़ते जा रहे हैं पाकिस्तान के बहुत ज्यादा। और मुझे ये दिख रहा है कि अगर ये माली हालात और बिगड़ गए, आसिम मुनीर इस बात को समझ नहीं रहे, तो हो सकता है सड़क पे पब्लिक आ जाए और आर्मी की वर्दी उतर जाए। और कोर्ट मार्शल होगा तो क्या होगा? क्या सजा हो सकती है फैज हमीद को? तो जब सिविल कोर्ट ही कह रहा है, तो फिर मिलिट्री कोर्ट भी ये कह सकता है इन सबूतों के बेसिस पे, और इनके पास शायद कुछ और भी सबूत होंगे। क्योंकि हो सकता है कि फैज हमीद जो थे वो इमरान खान के साथ मिले हुए थे। ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान में। पर पाकिस्तान में जब ये होता था तो पाकिस्तान आर्मी चीफ के अप्रूवल के साथ, उनकी परमिशन के साथ होता था। इसमें ये अजीब बात ये हो रही है, जो नायाब बात है, कि खुद ही एक लेफ्टिनेंट जनरल ने ये इस तरह का कल्यूजन जिसे कहते हैं, इनके साथ किया है, पॉलिटिशियन के साथ, इमरान खान के साथ। तो ये असल में खटक भी रहा है आर्मी चीफ को कि आर्मी के साथ ये एक तरह की गद्दारी है। तो मुझे लग रहा है कि इनको पाया जाएगा। पर मेरे ख्याल से ये जब इनको पाएंगे, और इमरान खान को भी अगर इन्होंने उसमें लपेट में ले लिया गिल्टी की, तो ये मुमकिन है कि पाकिस्तान की पब्लिक और भड़क जाए, और ये अच्छा नहीं होगा। ये सख्त रवैये जो आसिम मुनीर कर रहे हैं, ये इससे काम नहीं चलेगा। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की फौज को वापस जाना पड़ेगा बैरक्स में। वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, पर हो सकता है कि कुछ हादसों के बाद ही ये समझें।
पाकिस्तान का चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं और चलते हैं सीरिया की ओर। आप जानते ही हैं कि 8 दिसंबर को सीरिया की राजधानी दमिश्क पर विद्रोही गुटों ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद राष्ट्रपति बशर अल असद परिवार के साथ देश छोड़कर चले गए। बशर के कार्यकाल में तमाम लोगों को अलग अलग केसेस में आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया गया था। अब बशर सरकार गिरने के बाद इन जेलों के दरवाजे भी खुल गए हैं। हजारों की संख्या में पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आजादी मिली है। ये वो लोग थे जिनके बारे में माना जाता है कि असद सरकार के आलोचक हैं या उसके खिलाफ विद्रोह में शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असद के भागने की खबर सुनते ही सीरियाई लोग सेडनाया जेल की तरफ भागे। अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के चेहरे को जहन में लिए एक सेल से दूसरे सेल में भटकने लगे। अंडरग्राउंड सेल्स की तलाश शुरू हुई। इसे रेड विंग कहा जाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीन के नीचे भी इस जेल में 4 तल थे, 4 फ्लोर थे। हवा और रोशनी से महरूम करीब 1500 कैदी अंडरग्राउंड सेल्स में बंद थे। सेडनाया जेल के कुछ कैदी तो बशर के पिता हाफिज अल असद के दौर से ही इस जेल में बंद थे। 1971 में हाफिज अल असद सीरिया के राष्ट्रपति बने। 1978 में इस जेल की नींव रखी गई। तब हाफिज अल असद के खिलाफ भी विद्रोह शुरू हो चुके थे। 1980 के दशक में सेडनाया पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। 87 में पहली बार कैदियों ने यहाँ कदम रखा। जेल बेतहाशा अत्याचार के लिए कुख्यात रही है और अब जाकर उनमें से कुछ कैदी रिहा हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कईयों को बाहर निकालने के लिए समझाने बुझाने तक की जरूरत पड़ी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्हें सचमुच बाहर निकाला जा रहा है। विद्रोही गुटों के लीडर और हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी ने अब इन जेलों से जुड़ी एक चेतावनी दी है। कहा है कि इसमें शामिल हर एक शख्स को पकड़ा जाएगा और उन्हें माफी देने का सवाल ही नहीं उठता। सेडनाया जेल सीरिया की राजधानी दमिश्क से करीब 30 किलोमीटर उत्तर में मौजूद है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस जेल को लेकर साल 2017 में एक रिपोर्ट छापी थी। इस जेल को ह्यूमन स्लॉटर हाउस बताया था, यानी मनुष्यों का कसाई खाना। इस रिपोर्ट के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने वहां के सर्वाइवर से बातचीत की थी। फिर गवाहों के बिना पर पहली बार इस जेल का 3D मॉडल तैयार किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल में 2 डिटेंशन सेंटर्स थे, रेड बिल्डिंग और व्हाइट बिल्डिंग। दोनों में 10,000 से 20,000 लोगों को रखा जा सकता था। रेड बिल्डिंग में सिविलियंस को लाया जाता था। ये वो लोग थे जिन्होंने 2011 में सीरियाई सिविल वॉर शुरू होने के बाद असद सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए पाए गए थे। ये लोग सिविलियंस के अलावा कैदियों में असद के खिलाफ विद्रोह में शामिल इस्लामी समूहों के संदिग्ध सदस्यों को भी रखा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक सेडनाया में करीब 20,000 कैदी थे। इनमें से अधिकांश को दिखावटी कोर्ट कार्रवाई के बाद जेल में डाल दिया गया था। कैदियों के खिलाफ असद सरकार की क्रूरता में बलात्कार, बिजली के झटके भी शामिल थे। कई लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया गया। जेल के अंदर कंप्लीट साइलेंस का नियम लागू था, मगर बंदी बोल नहीं सकते थे तो कम से कम लिख तो सकते थे। आज भी जेल की दीवारें हाथ से लिखे मैसेजेस से भरी हुई हैं। एमनेस्टी की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2011 से दिसंबर 2015 के बीच यहां करीब 5,000 से 13,000 लोगों को मार डाला गया था। ब्रिटेन के सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का अनुमान है कि यहां अब तक करीब 30,000 बंदियों को मार दिया गया है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक अब असद सरकार के पूर्व सदस्यों से अपील की जा रही है कि वो सेडनाया के अंडरग्राउंड सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक दरवाजों का कोड विद्रोही गुटों के हवाले कर दें। इस विषय पर हमने एक्सपर्ट से पूछा। अबू मोहम्मद अल जुलानी ने दावा किया है कि असद सरकार के सभी कुख्यात जेलों को बंद कर दिया जाएगा। क्या वाकई ऐसा होगा और क्या ऐसा भी मुमकिन है कि विद्रोही गुट खुद ही इस जेल का इस्तेमाल करने लग जाए? सुनते हैं। ये नामुमकिन है कि इन जेलों को इस्तेमाल करें। अगर विद्रोही गुट जेल भी खोलेंगे तो इन जेलों में नहीं कर सकते वो, क्योंकि ये इतने ज्यादा बदनाम जेल हैं। इनमें से जो लोग निकल रहे हैं वो 30-30, 40-40 साल तक रखे जा रहे थे ऐसे पिंजरों में, जहां पे ना रोशनी आ सकती थी, ना खाने पीने को मिलता था, और अजीब अजीब किस्म के उनके साथ टॉर्चर होते थे। तो ये तो इतने बदनाम हैं कि ज्यादातर लोग जो इसमें लंबे अरसे रहे हैं उनका तो मानसिक संतुलन खो चुके हैं अपना। तो मुझे नहीं लग रहा कि इन जेलों में वो रखेंगे किसी को। इन जेलों को तो या तो तोड़ दिया जाएगा या उनको किसी किस्म का यादगार बना दिया जाएगा। नामुमकिन है मेरी राय में कि इसको वो इस्तेमाल करें, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से वो भी असद से उनकी तुलना होने लगेगी, जो इस वक्त वही स्टेट है असद की, वही ओहदा है जो पोल पॉट का था कंबोडिया में। तो मुमकिन नहीं लग रहा मुझे इस बात से, पर देखते हैं क्या होता है आगे।
सीरिया में मौजूदा हालात कैसे हैं और आगे क्या हो सकता है, इसकी भी हमने टोह ली। सीरिया के मौजूदा हालात नाजुक हैं, क्योंकि HTS जिसे हयात तहरीर के शाम कहते हैं, वो मूवमेंट जो है वो अभी तक सही से बिहेव कर रहा है। अभी तक उसका ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कुछ बहुत सख्त तालिबानी हुकूमत ला रहा है या जिसे कहते हैं हुकूक, इंसानी हुकूक को या ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है, ऐसा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। अभी तक वो यही बातें कह रहे हैं कि सब लोग आज़ाद हैं अपने अपने गिरजाघरों में जाने के लिए, अपनी 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 मस्जिदें, अपने अपने शिया स्थलों पे जाने के लिए लोग आज़ाद हैं। वो औरतों पे भी कुछ ऐसे वो नहीं कर रहे जुल्म, और लग रहा है ऐसा कि वो एक सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि मार्च तक वक्त है, मार्च में हम कोशिश करेंगे कि एक ज्यादा विस्तार से सरकार बना सकें जिसमें और सारे मजहबों को और सारे क्या कहते हैं लोगों को मिला सकें, कुर्दों को और अलवी को और इस्माइलियों को, सबको। तो लग तो ये रहा है वो कोशिश तो कर रहे हैं अपनी तरफ से, पर इसके बीच में तनाव भी है क्योंकि कुर्दों के साथ किस तरह का समझौता होगा, क्योंकि तुर्की उसमें घुसा हुआ है, वो कुर्दों के खिलाफ है। किस तरह से वो अलवियों से करेंगे बर्ताव, क्योंकि अलवी जो थे वो ही असद के रिश्तेदारों में से हैं। 40 जनरल जो पूरे टॉप के जनरल थे फौज में वो अलवी थे, और बहुत सारे उन्हें अत्याचार किया है। तो उनके साथ किस तरह से बर्ताव रहेगा, उनको कैसे इंक्लूड किया जाएगा, और तो अभी साफ नहीं है। और भी गुट हैं जिन पे HTS का कोई इतना कंट्रोल नहीं है। और भी गुट हैं जैसे डरा में साउथ में, और शुमाल में भी सीरियन नेशनल आर्मी है जिसपे आरोप हैं कि उन्होंने तुर्की के बेहस्त पे या अपने खुद पे कुर्दों के साथ नाइंसाफी की है, कुछ अलवियों के साथ भी दुश्मनी की है और बदला लेने की कोशिश की है। तो मामला नाजुक है। अगली खबर अफगानिस्तान से है। राजधानी काबुल में 11 दिसंबर को हुए एक विस्फोट में तालिबानी सरकार के एक मंत्री की मौत हो गई। इनका नाम है खलीलुर रहमान हक्कानी। वो अफगानिस्तान में शरणार्थियों के कार्यवाहक मंत्री थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय में हुआ। इसमें 5 और लोग भी मारे गए हैं। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस हत्या की पुष्टि की। इस पूरी घटना में एक बड़ा अपडेट ये है कि इसके लिए जबीउल्लाह मुजाहिद ने ISIS को जिम्मेदार ठहराया है। तालिबान के आंतरिक मंत्रालय ने बताया कि एक सुसाइड बॉम्बिंग थी। जर्मन न्यूज़ एजेंसी DPA के मुताबिक ISIS ने हमले की जिम्मेदारी भी ले ली है। साल 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के हटने के बाद खलील तालिबान की अंतरिम सरकार में मंत्री बने थे। वो वर्तमान गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के चाचा थे। सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क के मुखिया हैं। हक्कानी नेटवर्क एक इस्लामी समूह है। यूनाइटेड नेशंस इसे एक आतंकवादी संगठन मानता है। 2008 में काबुल में भारतीय दूतावास पे हमला हुआ था। इस हमले में हक्कानी नेटवर्क शामिल था। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, देखते रहिएगा लल्लन टॉप। गुड नाइट।